नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं पुनर्विवाह प्रेम या समझौता का चौथा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का ये भाग शुरू करते हैं। बेचारी रूपा भाई का क्या स्वागत सत्कार करती, वह तो मालती की सेवा में ही लगी रही। 2 दिन बाद ही होली थी तो घर वालों ने राजीव नयन को भी जबरदस्ती रोक लिया। राजीव भी रुक गए इस आस में कि शायद मालती उन्हें नर्म निगाहों से देखेगी। हाँ, यह अलग बात थी कि मालती की नज़र अभी भी एकदम शुष्क ही थी, जिसमें प्यार तो दूर की बात है, अपनेपन भी नहीं दिखता था। होली के दिन सुबह से ही बच्चे हुड़दंग मचा रहे थे। घर में भी पुए पकवान बनाए जा रहे थे। मिठाइयों से रसोई घर भरा हुआ था। रूपा सुबह से ही रसोई में लगी थी। रूपा के दोनों बड़े जेठ पत्नी सहित आए हुए थे। घर में खुशियों का माहौल था। सभी लोग खुश दिख रहे थे सिवाय मालती के। राजीव की नजरें उसे ही ढूंढे जा रही थी। यूं ही चलते चलते राजीव रसोई घर के समीप जा ठहरे और रूपा से पूछा कि रूपा, तुम्हारी ननद कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, तूने कहीं देखा है क्या? नहीं भैया, मैं तो सुबह से ही रसोई में व्यस्त हूँ। सबको नाश्ता भोजन कराने से ही फुर्सत नहीं मिली कि मालती की खबर लूं। पड़ी होगी किसी कोने में, कौन जाने कुछ खाई भी कि नहीं। ऐसा करिए ना भाई, आप ही जरा ले जाकर के नाश्ता उसके कमरे में पहुंचा दीजिए ना। कौन, मैं? राजीव थोड़ा झिझकते हुए बोले। हाँ, और कौन? और कौन है यहाँ जिससे मैं इस घर में आज्ञा दे सकती हूँ? रूपा ने हंस करके कहा। एक मालती है भी तो उसका होना ना होना बराबर है। रूपा थोड़ी निराश हो गई। अच्छा ठीक है, जाता हूँ, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, कह करके राजीव नाश्ते की प्लेट झट से उठा करके मुस्कुराते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर जा करके देखा तो मालती अपने कमरे में नहीं थी। राजीव थोड़ा घबराए, आखिर लड़की कहाँ चली गई? लगभग सारे कमरों में झांकने के बाद भी जब मालती का पता नहीं चला तो राजीव थोड़े और घबराए। खड़ा होकर के सोचने लगे कि आखिर कहाँ जा सकती है यह लड़की। वापस मुड़ने ही वाले थे कि हल्की सी सिसकी सुनाई पड़ी कानों में। दौड़ करके आवाज की तरफ भागे तो सबसे कोने वाले कमरे में अनाज रखने के लिए बने बड़े मिट्टी के स्टोर रूम के पीछे मालती छुप करके अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। राजीव का कलेजा मुंह को आ गया। मालती, मालती आप कहाँ हैं? कहते हुए राजीव की नजरें उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। फिर जैसे ही मालती पर नजर पड़ी, आंखों में चमक आ गई। मालती को जबरदस्ती उठाते हुए बाहर खींचा और उसे अपने कमरे में ले जा करके बेड पर बैठाया। बड़ी मिन्नत करके उसे चुप कराया। फिर प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बहुत ही मीठे स्वर में आग्रह किया कि कुछ खा लीजिए, पर मालती ने साफ मना कर दिया और सख्त लहजे में कमरे से चले जाने को कहा। पर राजीव उसे बिना कुछ खिलाए वापस जाने के मूड में नहीं थे, तो उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उससे खाने की जिद करते रहे। आखिर मालती को हार माननी पड़ी और उसने बेमन से 2-4 कौर अपने मुंह में डाले और राजीव से पीछा छुड़ाया। राजीव मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गए और किसी का ध्यान तो नहीं गया, पर चौधरी साहब की निगाहों से कुछ भी छुपा ना रह सका और उन्होंने तत्काल एक निर्णय कर लिया। शाम में नाश्ते के लिए सभी लोग इकट्ठे थे तो उन्होंने अपने बेटों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने एक अहम फैसला लिया है। फैसला थोड़ा कठिन है, पर आशा करते हैं आप लोग भी सहमत होंगे। सबने प्रश्न भरी दृष्टि से चौधरी साहब को देखा। चौधरी साहब ने कहा कि हम मालती का पुनर्विवाह करना चाहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, और इसके लिए हमने लड़का भी पसंद कर लिया है। पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसे देख करके हमें ऐसा लगता है कि मालती का ख्याल राजीव से बढ़ करके और कोई नहीं रख सकता। आप लोग क्या कहते हो? दोनों बड़े बेटों ने
तुरंत अपने पिता के मंतव्य का समर्थन किया। उमानाथ पहले से ही तैयार थे, सो मजबूरन शशांक भैया को भी हाँ करनी पड़ी। हालांकि तीनों भाभियां यह सुनकर के आपस में कानाफूसी करने लगी, परंतु उनकी सहमति या असहमति से विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला था। मालती ने सुना तो साफ इनकार कर दिया। उसका हृदय चित्कार कर उठा, नहीं, मैं किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दूंगी। मालती गुस्से में फुफकार रही थी। रूपा और माँ को तो उसने बहुत ही खरी खोटी सुना दी, पर अपने पिता के सामने भी विद्रोह ना कर सकी। चौधरी साहब ने अपनी और माँ की खुशियां का वास्ता दे करके उसे मना ही लिया, पर मालती ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि भले मैं माँ बाबूजी की खुशी के लिए इस रिश्ते में बंध जाऊं और माँ बाबूजी का भार हल्का कर दूं, भले इस आंगन से हमेशा के लिए चली जाऊं, पर मैं इस पराये पुरुष को कभी अपना नहीं बनाऊंगी। इससे हमारा कभी कोई वास्ता नहीं होगा। दुनिया की नजरों में भले हम पति पत्नी रहें, पर मेरे जीवन में इसका कोई स्थान नहीं होगा। मेरी मांग में सिंदूर भले इस आदमी के नाम का पड़ जाए, पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी राघवेंद्र की ही रहूंगी। मालती का चेहरा कठोर हुआ जा रहा था। चौधरी साहब जल्द से जल्द दोनों को शादी के पवित्र बंधन में बांध देना चाहते थे, इससे पहले कि मालती का मन फिर से बदल जाए। राजीव का मन खुशी से झूम रहा था। अब उनकी मुराद जो पूरी होने वाली थी। मालती के शादी के बाद राजीव का मन तो बिल्कुल मुरझा ही गया था। उन्हें तो जिंदगी से ही बैराग हो गया था, पर किस्मत कुछ इस तरह साथ देगी ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। पर अफसोस, मालती उनके आंखों के सामने तो होगी, उनके दिल में तो होगी, पर मालती के दिल में उनके लिए तनिक भी जगह नहीं होगी। यह सोच करके राजीव का मन बेहद दुखी हो जाता, पर वह फिर यह सोच करके खुश हो लेते कि मालती को पलकों पर बिठा करके रखूंगा और उसकी हर खुशी का ख्याल रखूंगा। इधर रूपा भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। यशोदा देवी के चेहरे पर सुकून दिख रहा था, जैसे अब मर भी गई तो गम नहीं। मालती की चिंता से ही चिता के करीब पहुंच रही थी। इस बार की होली रूपा भाई बहन के लिए कुछ ज्यादा ही यादगार हो गया था। होली के कल होके राजीव सुबह सुबह ही निकलने के लिए तैयार थे। रूपा ने राजीव के हाथों अपनी माँ को चिट्ठी भेजी, जिसमें मालती की स्वीकृति मिलने की बात कही और उसके माँ बाबूजी भी तैयार हो जाएं और अतिशीघ्र विवाह की तैयारी शुरू कर दें, ऐसा अनुरोध किया। राजीव के जाने की बात सुनकर के चौधरी साहब गिरते पड़ते आए और राजीव को गले लगाते हुए कहा कि बेटा, हम आपकी राह देखेंगे। विवाह के लिए जो भी मांग हो या शर्त हो बेहिचक कहना, हम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करेंगे। बस मेरी मालती खुश रहे, हम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। नहीं बाबूजी, कैसी बातें करते हैं भला, क्या मांगूं आपसे? मुझे तो बस मालती की ख्वाहिश थी जो आपने पूरी कर दी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, घर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दूंगा, कह करके राजीव ने ठाकुर साहब का झुक करके पैर छू लिया और चौधरी साहब ने प्यार से गले लगा लिया। फिर राजीव अपने मन में मालती की छवि लिए अपने घर की ओर चल दिए। दूर कहीं धुन बज रही थी, अकेला गया था मैं, ना आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। घर पहुंच करके राजीव ने झिझकते हुए चिट्ठी माँ के हाथों में पकड़ा दिए और कहा, माँ, रूपा ने चिट्ठी भेजी है आपके लिए। घर में शादी की तैयारी जोरों से शुरू हो गई। राजीव ने अपने माँ बाबूजी से साफ मना कर दिया कि शादी में ज्यादा तामझाम नहीं होगा, पर उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि बेटा, तुम तो मेरे इकलौते बेटे हो, तुम्हें तामझाम नहीं चाहिए तो नहीं सही, पर मैं तो अपने सारे अरमान निकालूंगी, धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगी। आज मालती फिर से दुल्हन बनी थी। वही शरीर, वही साज सिंगार, वही गहने, वही जेवर, सब कुछ तो वही था, पर वही मन बिल्कुल नहीं था। मालती को जरा भी खुशी नहीं थी इस विवाह से। वह बेमन से तैयार हो रही थी और फिर उसने सारी रस्में भी बिना मन से ही निभाई। रूपा उसकी आंखों के किनारों में छुपे आंसुओं को महसूस कर
रही थी, पर वह खुश थी उसके लिए, क्योंकि उसे पता था कि वह अपनी प्राण प्रिय सहेली का हाथ एक सुरक्षित हाथों में सौंप रही है। इसलिए वह पुरसुकून थी, उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं था। विदाई के वक्त मालती किसी के गले लग करके नहीं रोई, जैसे बुद्ध बन चुकी थी। रूपा ने उसे गले से लगा लिया और उसके कानों के नजदीक जा करके बोली, मालती, मुझसे नाराज ना होना, मैं तुम्हारी दुश्मन तो नहीं, मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है और तुम्हारी खुशी इसी में है मेरी बहन। तुम इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लेना, नहीं तो मेरे दिल पर यह बोझ रहेगा कि मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई की जिंदगी बेरंग कर दी। मालती बस पथराई आंखों से रूपा को देखती रही, कहा कुछ भी नहीं। यशोदा देवी का कलेजा मुंह को आता था, बेटी के बेरुखी उन्हें अपराधी बना रही थी। उनका दिल उसकी खुशी के लिए लाखों दुआएं बरसा रहा था। राजीव नयन दूल्हा बने अपने भाग्य पर इतरा रहे थे और भयभीत भी थे कि जाने जिंदगी आगे क्या मोड़ लेगी। फिलहाल सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ करके थोड़े समय के लिए खुश होना चाह रहे थे। उन्होंने अपनी सास यशोदा देवी के पैर छुए और उन्हें हृदय से लगाते हुए कहा कि माँ, आप निश्चिंत रहें, मैं मालती के साथ अब कुछ भी बुरा होने नहीं दूंगा। आज से सब अच्छा ही होगा, भरोसा रखें मुझ पर। यशोदा देवी ने अपने दामाद की पेशानी को चूमते हुए उन्हें भरपूर आशीष दिया तथा उनके लाख मना करने के बावजूद भी बहुत से दान दहेज के साथ विदा किया और साथ ही में विदा कर दी अपनी जिंदगी। अपनी इकलौती बेटी, जिसके पिछले 2 सालों के हर गम की गवाह रही थी, वह उसके पल भर की खुशियों के लिए मोहताज रही थी। जो खैर, चौधरी साहब बड़े संतोषी दिखाई दे रहे थे। आखिर उनके दिल का बहुत बड़ा भार जो हल्का हो गया था। रूपा की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। अपने भाई के गले लग करके खुशी से रो पड़ रही थी। उसका हृदय अपने राजीव भैया की लाखों दुआएं दे रहा था। बारातियों को घर वापस लौटते लौटते शाम हो गई थी। मालती दुल्हन बनी घूंघट में गाड़ी में बैठी ऊँघ रही थी और मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रही थी। राजीव नयन अपने प्यार को अपने बगल वाले सीट पर अपने साथ बैठे देख करके मन ही मन गदगद हो रहे थे और अपने इष्ट को मन ही मन धन्यवाद कर रहे थे, पर थोड़ा डर भी रहे थे कि आगे का सफर कैसा होगा। मालती का व्यवहार घर वालों के साथ भी इतना ही कठोर ना रहे। अगर ऐसा हुआ तो माँ पर क्या बीतेगी। और फिर मालती इकलौती बहू है इस घर की, माँ कहेंगी तो कुछ भी नहीं, पर उनके दिल पर क्या गुजरेगी यह मैं भी भली भांत समझता हूँ। खैर, फिलहाल तो सब कुछ ईश्वर के भरोसे ही छोड़ना उचित था, तो उन्होंने गहरी सांस ली और सब कुछ ईश्वर के हवाले कर दिया। गाड़ी दरवाजे पर आकर के रुक गई और ड्राइवर ने जोर जोर से गाड़ी का हॉर्न बजाया। तो थोड़ी देर में गाड़ी के आसपास घर और पड़ोस के सभी औरतें व लड़कियां जमा हो गई। बस और कुछ ही देर में राजीव की माँ और चाचियां नई नई साड़ियां और भारी भरकम गहनों में खुद को लादे आरती की थाल हाथ में पकड़े हंसते हुए आ रही थी। भले राजीव के परिवार वाले मालती के घर वालों के टक्कर के नहीं थे, पर कम भी नहीं थे। राजीव के पिता सरकारी मुलाजिम थे, अच्छी तनख्वाह पाते थे। उस पर राजीव नयन भी सरकारी शिक्षक थे और अफसर बनने की पढ़ाई भी जी जान से कर रहे थे। तो घर में ईश्वर की कृपा से धन धान्य की कमी नहीं थी। अलबत्ता मालती को कुछ भी रुचि नहीं थी इन सब में। कौन कैसा पहना है, कौन कैसा दिख रहा है, कोई सरोकार नहीं था उसे इससे। राजीव की माँ सरोजनी देवी ने बड़े प्यार से अपनी बहू का घूंघट उठाया, पर मालती गर्दन नीचे किए बैठी रही। तो सरोजनी देवी ने ठुड्डी उठा करके मालती का चेहरा ऊपर किया। सभी औरतें मालती को देख करके खुशी से हंस पड़ी। सरोजनी, कुछ भी कहो, राजीव की बहुरिया तो बड़ी सुंदर लाई है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। बड़की दादी भी हंस करके कहा, हाँ, पर चांद में थोड़ा दाग है। पीछे से सरोजनी की पड़ोसन रामू की अम्मा ने दांत निपोर करके कहा। तो सरोजनी के साथ साथ राजीव के भी तन बदन में आग सी लग गई। सरोजनी ने दांत पीसते हुए कुछ कहना चाहा, मगर राजीव ने आंखों से उन्हें मना कर दिया कि जाने दो ना माँ, यह सही समय नहीं है जवाब सवाल करने का। तो सरोजनी का गुस्सा शांत हो गया। फिर खुशी खुशी सबने बहू की आरती उतारी और घर के अंदर लिवा गए। मालती के मन में कोई उत्साह नहीं था, कोई भी रस्मों रिवाज को लेकर के।
वह तो काठ की गुड़िया की भांत कठोर हो रही थी। हाँ, राजीव बहुत उत्साहित हो रहे थे रस्मों रिवाजों को निभाने के लिए, पर रूपा भी तो नहीं थी जो अपने भाई के साथ हंसी ठिठोली करके रस्मों को निभाने में सहयोग करती। दिन भर घर की थकान के बाद रात को बेड पर आते ही मालती लुढ़क गई और एक कोने में हाथ पैर मोड़ करके सो गई। रात के करीब 12 बजे उसकी आंख खुली। जब उसे जोरों की प्यास लगी तो उसने देखा कि राजीव उसके पैरों के नीचे थोड़ी दूरी पर बिना तकिए के ही सो रहे हैं। मालती के पूरे शरीर में मानो गुस्से की बिजली सी लहर दौड़ गई। उसका मन नफरत से भर गया। उसने खुद से कहा कि यह नहीं हो सकता, यह आदमी मेरे साथ एक ही बिस्तर पर नहीं रह सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति राघवेंद्र की हूँ और उनके सिवा मुझे कोई छू नहीं सकता है। चाहे वह मेरे साथ हो अथवा ना हो, मैं हमेशा सिर्फ उनकी रहूंगी। मालती की आंखों में अपने प्रीतम के साथ बीते वह पहली रात की सारी यादें चलचित्र की भांति तैरने लगी और फिर उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली और फिर रोते रोते ही ना जाने कब उसकी आंख लग गई। आंसू में डूब करके वह भूल ही गई थी कि उसे प्यास भी लगी थी। शादी के 2 महीने बाद भी मालती के स्वभाव में जरा भी परिवर्तन नहीं आया था। अपनी सासू माँ से तो वह नॉर्मल बिहेव ही करती थी, पर राजीव को जरा भी भाव नहीं देती। इन 2 महीनों में राजीव नयन तरस गए थे मालती की एक मुस्कान देखने के लिए। पीछे से तो शायद थोड़ा हंस भी लेती, पर राजीव के सामने तो वह सर्द सा चेहरा ले करके खामोशी के चादर में लिपटी रहती। राजीव का मन तड़पता उसके 2 मीठे बोल सुनने के लिए, पर उनकी तो हिम्मत ही नहीं होती उसके सामने मुंह खोलने की। उनकी छुट्टियां भी खत्म हो रही थी, अपनी प्रिया से बिछड़ने की घड़ी नजदीक आ रही थी, पर हाय रे, जिसे मन प्राण में बसाया वह उसे फूटी आंख नहीं सुहाते थे। मालती अपने पुनर्विवाह की दोषी पूर्ण रूप से राजीव को मानती थी। उसे लगता था कि राजीव उसके घर नहीं आते, उसे कुएं में डूबने से नहीं बचाते तो रूपा का ध्यान कभी उसकी शादी की तरफ नहीं जाता और ना ही रूपा माँ बाबूजी को मनाती इस विवाह के लिए। हालांकि ऐसा नहीं था। रूपा तो शुरू से ही चाहती थी कि मालती का घर फिर से बस जाए, पर उस हठी मालती को भला यह कौन समझाता। एक दिन सुबह नहा धो करके राजीव रसोई की तरफ आए और माँ को आवाज दी कि माँ, नाश्ता बन गया हो तो मुझे दे दीजिए, मुझे बाहर जाना है, आने में देर हो जाएगी। कुछ उत्तर ना पा करके वह रसोई के भीतर चले गए। देखा तो माँ रसोई में नहीं थी, अलबत्ता मालती चौकी पर बैठ करके रोटी बना रही थी। राजीव को देखा तो रोटी तवे पर छोड़ करके तेजी से बाहर की ओर जाने के लिए पलटी, पर राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ बोलना चाहा ही था कि मालती अपना हाथ छुड़ाते हुए चीख पड़ी, मुझे मत छुओ, मैं तुम्हारी कोई नहीं। राजीव की पकड़ थोड़ी और मजबूत हो गई। यह देख करके मालती की आंखें अंगारे बरसाने लगी। मालती, मेरी बात तो सुनो। मालती, एक क्षण रुक जाओ, आखिर मेरा कसूर क्या है? मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? मैं तुम्हारा भला ही चाहता था, ईश्वर साक्षी है, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। यही तो आपका सबसे बड़ा कसूर है। मालती गरज करके बोली, आप होते कौन है मेरा भला चाहने वाले? मैं कैसी भी थी, जिस हाल में थी, खुश थी। मुझे आपकी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेली भी जिंदा रह सकती हूँ। कोई जरूरी नहीं था कि सबको ताउम्र प्यार मिले। मैंने अपने हिस्से का प्यार का पा लिया है और जी भी लिया है। मुझे किसी और से प्यार की कोई दरकार नहीं है। तो आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें, मुझसे प्यार करना छोड़ दें। मैं ना कभी आपकी थी और ना ही कभी होऊंगी। आप इस बात को स्वीकार कर लें तो बेहतर होगा। ऐसे कैसे फिक्र करना छोड़ दूं, तुमसे प्यार करना छोड़ दूं? प्यार किया थोड़े ना जाता है, प्यार तो हो जाता है। अब तुमसे प्यार है तो है, मैं क्या करूं? कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मेरे प्यार में कोई खोट नहीं है? मेरा प्यार गंगा जल की तरह पवित्र है। मैं तुमसे तुम्हारा शरीर नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ तुम्हारे मन में थोड़ी सी जगह चाहता हूँ। राजीव ने अत्यंत ही दीन स्वर में कहा। उनकी आंखें बरसने को बेताब थी, पर मालती आज उनके दिलो दिमाग को लहूलुहान करने पर तुली थी। उसने कहा, ऐसा सोचिएगा भी मत। मालती, आपकी कभी नहीं हो सकती। और यह शरीर, छी, सोचना भी पाप है मेरे लिए। यह शरीर एक बार हो गया किसी का तो हो गया, अब किसी और की छाया भी पड़ने ना दूं इस पर।
पर। अगर ऐसा करूं तो फिर क्या फर्क रह जाएगा मुझ में और एक वेश्या में। इसलिए जितना हो सके मुझसे दूर रहिए। मालती गुस्से से नागिन की तरह फुफकार रही थी। राजीव ने मालती का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह स्तब्ध था। फिर थोड़ी देर बाद मालती को गुस्सा आंसुओं के रूप में बाहर निकलने लगा। वह बड़बड़ाते हुए रोने लगी कि कैसे विधाता ने मुझे अपने घर में बोझ बना दिया। माँ बाप तो कठोर निकले ही, मेरी सहेली, मेरी सुख दुख की सहेली ने भी मुझसे पल्ला झाड़ लिया। भाइयों ने भी पलट करके नहीं देखा। अचानक उसे याद आया वह दिन जब रूपा उसे समझाती थी कि पढ़ ले मालती, मुसीबत में पढ़ाई के अलावा कोई साथ नहीं देता। और मालती इतरा करके कहती कि क्यों साथ नहीं देंगे, मेरे चारों भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझ पर अपनी जान छिड़कते हैं, अपनी पलकों पर बिठा करके रखते हैं मुझे, भला वह मेरे ऊपर मुसीबत आने ही क्यों देंगे। पर हाय रे, सचमुच विपत्ति आई और सभी भाइयों ने मुंह मोड़ लिया। काश रूपा की बात मान लेती और ढंग का पढ़ लिख लेती तो आज किसी का मोहताज ना होना पड़ता। उसका रोना और तेज हो गया। मालती को चुप कैसे कराएं, राजीव को समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उन्होंने साहस करके कहा कि मालती चुप हो जाओ, यूं ना आंसू बहाओ, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तुम अगर पढ़ना चाहो तो मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा। अब बस भी करो, शांत हो जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे रहो, मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। मालती तुम्हें मेरी सौगंध, चुप हो जाओ, कहीं कोई आ ना जाए। तभी किसी के कदमों की आहट सुन करके राजीव फौरन बाहर निकल करके चले गए। पर मालती को राजीव की सौगंध की कहाँ फिक्र थी, वह अभी ही रोए जा रही थी। पर अपनी सास को नजदीक आता देख अपने झटपट आंसू पोंछ डाले और काम में ऐसे जुड़ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रूपा की टीचर ट्रेनिंग पूरी हो गई थी और वह वापस अपने ससुराल लौट आई थी। रूपा के आ जाने से घर में रौनक आ गई थी। यशोदा देवी और चौधरी साहब के चेहरे पर हरियाली आ गई बहू को देख करके। आते ही रूपा ने उमानाथ से कहा कि हम मालती से मिलने जाएंगे, क्या कहते हैं आप। उमानाथ ने भी सहर्ष स्वीकृति दे दी कि ठीक है, 2 दिन में चलते हैं, कुछ आवश्यक काम निपटा लेते हैं, तुम भी जरा सांस ले लो, 1-2 दिन आराम कर लो और मालती के लिए कुछ उपहार भी ले लो, उसके बाद चलते हैं। मुझे भी मालती की बहुत याद आती है पर उससे मिलने की हिम्मत ही नहीं होती है। जब रूपा ने अपनी सास यशोदा देवी से यह बात बतलाई तो वो एकदम से खुश हो गई। हाँ बहू, जा उसे देख आओ, कितने महीने हो गए मालती का कोई समाचार नहीं मिला, पता नहीं किस हाल में होगी, किस तरह दामाद जी से निबाह करती होगी, जरा सब भेद लेना, हमें भी बड़ी चिंता लगी रहती है। ठीक है माँ जी, आप चिंतित मत होइए, मैं सब पूछ भी लूंगी और समझा भी दूंगी। रात के 11 बजे राजीव नयन बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें बदल रहे थे। आज उनकी नींद उचट रही थी बार बार। 2 महीने से ऊपर हो गए थे घर से आए हुए। मालती की बहुत याद आती थी, कई बार जाने का मन भी होता पर फिर यह सोच करके मायूस हो जाते कि मालती तो उन्हें देखना भी नहीं चाहती, उनके सामने आना भी नहीं चाहती, फिर जाने का क्या फायदा। कभी कभार माँ को खत लिख करके घर का हाल चाल पूछ लेते और अपना कुशल क्षेम भी कह देते। पर आज मन कुछ ज्यादा ही व्याकुल हो रहा था। बार बार ध्यान मालती की तरफ चला जाता था, जाने कैसी होगी, कहीं वह बीमार तो नहीं है, मेरा मन क्यों बेचैन हो रहा है, कहीं मालती कुछ परेशानी में तो नहीं है। इसी तरह के सवालों में घिरे वो बेचैनी से करवट बदल रहे थे। यूं तो राजीव का विद्यालय उनके घर से बहुत दूर नहीं था, चाहते तो आराम से साइकिल से रोज आ जा सकते थे। शहर में किराए पर कमरा लेकर के रहने की जरूरत नहीं थी, पर किसके लिए घर पर रहें जब मालती ही उन्हें देखना नहीं चाहती थी। उनके साथ बेड शेयर करना उसे कांटे के समान चुभता था। उन्हें आज भी वह बात बार बार याद आती है जब अपने कमरे में राजीव को लोटे देख करके मालती ने कहा था कि हम समाज की नज़रों में भले ही पति पत्नी हैं पर वास्तव में मेरा आपसे कोई नाता नहीं है। मैं आपको कभी अपने राघवेंद्र की जगह नहीं लेने दूंगी। आप मेरे बिस्तर पर ना सोया करें, मुझे घिन आती है।
मालती की यह धारदार बातें आज तक उनके सीने को छलनी करता है और वह सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्या मालती से गठबंधन करके हमने कोई भूल की है। क्या मालती को मैंने जबरदस्ती इस रिश्ते में कैद कर लिया है? नहीं नहीं, मैं तो मालती को नया जीवन देना चाहता था। मालती वर्षों से मेरे हृदय में समाई हुई थी, भला मैं अपनी धड़कन को कैसे कैद कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ ढेर सारा खुशियाँ देना चाहता था, पर क्या मैं जानता था कि मालती अपने पति से उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ। धन्य है मालती, शरीर औरत का है पर कलेजा हीरे जैसा एकदम कठोर और चमकदार है, जो अपने सतीत्व की रक्षा हर हाल में करना चाहती है, जो अपने इरादे पर अटल है। और हो भी क्यों ना, उसका सोचना गलत भी तो नहीं है। समाज को या परिवार को ये हक किसने दिया कि उसकी मर्जी के बगैर उसे किसी और पुरुष के साथ जबरदस्ती जोड़ दिया जाए, जिससे उसका कोई आत्मिक संबंध नहीं है? उसे इतना कमजोर क्यों समझा गया कि पुरुष के बिना उसका अस्तित्व नागण्य है, शून्य है? यह समाज इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है, जो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए सहारा ढूंढ करके देने के नाम पर उसे बेसहारा कर दिया? कहने को चार चार भाई भाभियां हैं, पर एक बहन का जीवन भर भरण पोषण करने में एकदम असमर्थ हैं। अपनी अपनी लुगाइयों के अधीन हो गए, तभी तो अपनी बहन की भलाई ना देख करके उसके सुकून के दुश्मन बन बैठे। सोचते सोचते राजीव नयन की बेचैनी और बढ़ गई। जी चाहता था अभी दौड़ करके घर पहुंच जाए और मालती के कदमों में जा करके गिर जाए और जाने अनजाने में उनसे जो पाप हुआ है उसके लिए क्षमा मांगे। उनके मुंह से स्वतः ही फूट पड़ा, मुझे क्षमा कर दो मालती, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। पर यकीन मानो, मैं तुम्हें अपनी पनाह में लेना चाहता था, तुम्हें संसार की बुरी निगाहों से बचाना चाहता था, पर मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने सोचा ही क्यों कि तुम्हें पनाह की जरूरत है। तुम अकेले भी अपनी यादों में खुश रह सकती थी, तुम्हें किसी और पुरुष की आवश्यकता नहीं थी। यह मैंने क्यों नहीं सोचा? मालती, मैं दिल से दुखी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। रात के करीब 2 बजे राजीव खुद से बड़बड़ाते हुए अपनी आंखों को आंसुओं से भिगो रहे थे। राजीव के न रहने से मालती ससुराल वालों के साथ थोड़ा सहज महसूस करती थी। घर में सदस्य के नाम पर ज्यादा लोग थे भी नहीं। सास ससुर, एक ममेरी ननद गुड्डी, जो कि सरोजनी देवी की भतीजी थी, उसकी उम्र करीब 12-13 साल थी। गुड्डी के रहने से घर में थोड़ी रौनक थी। गुड्डी चंचल स्वभाव की थी, मुर्दे को भी हंसा दे ऐसा उसका स्वभाव था। तो मालती तो फिर भी जीती जागती इंसान थे, उसे हंसाने में गुड्डी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी। मालती उसके संगत में थोड़ा खुश रहने लगी थी। गुड्डी उसे सारे आस पड़ोस की खबर चटकारे लेकर के सुनाती रहती थी कि किसके घर में क्या चल रहा है। इस तरह मालती उसे थोड़ा घुल मिल गई थी। आज सरोजनी देवी सुबह से खुश दिखाई दे रही थी। हो भी क्यों ना, आज रूपा जो आने वाली थी। सुबह से घर आंगन की लिपाई पुताई चल रही थी। गुड्डी चौखट को गोबर से लीप करके वहां रंगोली बना रही थी। मालती भी सास के कहने पर अच्छा खाना बनाने में लगी थी। 2-4 व्यंजन ज्यादा बना देना बहू, आज बहुत दिनों बाद रूपा आ रही है, उसके स्वागत में कोई कमी न रह जाए। सासू माँ ने जब बहुत ही विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा तो मालती मना ना कर सकी। मालती ने भी सास के कहे अनुसार अच्छे अच्छे पकवान, रूपा के पसंद के 2-4 सब्जियां, खीर पूरी तैयार करके रख दिया। मालती की सास ने बड़े प्यार से कहा, मालती आज रूपा आ रही है तो जरा अच्छे से कपड़े पहन लेना बहू, पैरों में आलता लगा लेना, जूड़े में भी फूल लगा लेना। रूपा को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग तुम्हें खुश नहीं रखते। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। मालती ने ना चाहते हुए भी कहा तो सरोजनी देवी खुश हो गई और सचमुच आज की देवी देवता के आशीर्वाद से मालती का मन पिघला था। तो मालती ने बदन पर रेशमी साड़ी, पैरों में आलता लगाया और जूड़े में भी फूलों का गजरा लगाए, जिसे गुड्डी ने बड़े ही जतन से गूंथ करके बनाया था। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदिया लगाई थी, जिसे देख करके सरोजनी देवी की आंखें ठहर गई। हाय रे, कितनी खूबसूरत दिखती है बहुरिया, कितनी सुंदर लग रही है।
बिल्कुल चांद दिख रही है। मेरा राजीव अपनी लुगाई के इस रूप को देखने के लिए तरसता ही रहा, पर इस निर्दयी को उस पर दया नहीं आई। क्रोध में उनकी आंखें भर आई, पर कोई बात नहीं, आज वो बहुत खुश थे। गुड्डी बार बार मालती को छेड़ रही थी। क्या भाभी, आज भैया आने वाले हैं क्या? बहुत खिल रही हैं। मालती ने भी सोचा कि जिन लोगों ने उसे पराया कर दिया, उनके सामने अपना दुख दिखाने का क्या फायदा, इसलिए वह पहली बार बन ठन करके तैयार हो गई थी। गाड़ी के हार्न से आस पड़ोस के सभी बच्चे दौड़ पड़े और रूपा दीदी आई हैं, रूपा दीदी आई हैं कह करके खुशी से शोर मचाने लगे। शोर सुनकर के सरोजनी देवी भी दौड़ पड़ी। रूपा अपनी माँ को देख करके भावुक होकर के उनके गले से जा लगी। सरोजनी देवी भी अपनी बेटी को दोनों हाथों से अपने अंक में भर लिया। कैसी हो बेटा? तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी। अपनी माँ को बेटी भी भूल गई और बेटा भी भूल बैठा। क्या हुआ अम्मा, क्या कह रही हो? रूपा ने आश्चर्य से पूछा। अब तो राजीव भी नहीं रहता। पहले तो हफ्ते महीने में आ भी जाता था मिलने, अब तो महीनों अपनी माँ की सुध नहीं लेता। कैसे इतना निष्ठुर हो गया मेरा राजीव? कल तक जो अपनी माँ पर जान छिड़कता था, माँ का दर्द बरबस छलक पड़ा। रूपा अवाक थी। क्या कह रही हो माँ? भैया घर नहीं आते हैं तो कहाँ रहते हैं? और मालती कहाँ है? कैसी है वो? रूपा ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सरोजनी देवी ने खुद को संभालते हुए बात को संभाला। मतलब छुट्टी मिलती नहीं है ना, और काम भी बहुत ज्यादा होता है ना, इसलिए रोज आ नहीं पाता। अच्छा अब भीतर तो चल, सब यहीं पर जान लोगी। और फिर उन्होंने हल्दी कुमकुम लगा करके बेटी का स्वागत किया और घर में ले गए। मालती पर नजर पड़ते ही रूपा खुशी से चिल्ला उठी और दौड़ करके मालती के गले से लग गई। आज शनिवार था तो आधे दिन की स्कूलिंग करके राजीव जल्दी घर लौट आए थे। किराए के इस मकान में आज रहने की उनका जी नहीं चाह रहा था। घर की बड़ी याद आ रही थी, इसलिए दोपहर का भोजन भी नहीं बनाया और घर जाने का इरादा पक्का कर लिया। सोचा 1-2 घंटे में तो पहुंच जाऊंगा, तो आज मालती के हाथ का ही खाना खाऊंगा। और वह मन ही मन खुश होते हुए घर के लिए निकल पड़े। बस गांव के सामने सड़क पर उतार करके चली गई। यहाँ से घर तक का रास्ता पैदल ही तय करना था। मुश्किल से 20 मीटर का रास्ता था, पर ना जाने क्यों मीलों लंबा लग रहा था। चलते चलते उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। अब यह घर पहुंचने की खुशी थी या मालती के दुर्व्यवहार से भयभीत मन था, कहना कठिन था। जैसे ही चौखट पर पैर रखा कि सामने आती हूर परी को देख करके लड़खड़ा गए। आंखों को मल के देखा कि कहीं यह सपना तो नहीं है, मगर नहीं, यह तो सच था। सामने मालती जूठे बर्तनों को हाथ में पकड़े रसोई की तरफ जा रही थी। लाल रंग की रेशमी साड़ी, जूड़े में गजरा, आंखों में काजल, ओंठों पर लाली और पैरों में छनकती पायल। देख करके राजीव भौचक्के से खड़े थे। यह कैसा चमत्कार है? मालती में इतना परिवर्तन कैसे? क्या उसने हमारे परिवार को दिल से अपना लिया है? क्या उसे अब हमसे कोई गिला शिकवा नहीं है? थोड़ी देर के लिए मन खुशी से झूम उठा, पर अचानक उनका मन एकदम से बुझ गया। तो इसका मतलब मेरे ना रहने से ही मालती को खुशी मिलती है? क्या सच में मालती मुझसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहती? मेरे बगैर वो कितना खुश नजर आ रही है। आह, तब तो इसके सारे दुखों का कारण सिर्फ मैं ही हूँ। राजीव नयन इन्हीं सवालों में उलझे खड़े थे कि तभी अम्मा गाय को चारा देने के लिए हाथ में डलिया लेकर के निकली। राजीव को चौखट पर खड़ा देख करके खुशी से झूम पड़ी। अरे बेटा, तू कब आया? और तू बाहर क्यों खड़ा है? मेरे लाल, अंदर आओ ना। बड़े संयोग की बात है, आज ही रूपा आई है। तुम्हें पूछ रही थी बार बार। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम सब तुम्हें कितना याद करते हैं। बेटा, तू तो शहर जा करके अपनी माँ को भूल ही गया रे। ब्याह हुआ नहीं कि माँ की सुधि ही बिसार दी। राजीव ने माँ के पैरों को छूते हुए कहा कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है, स्कूल के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, बस इसलिए। पर तुम तो बहू की सुध भी नहीं लेता। बेचारी दिन भर उदास रहती है। वो तो गुड्डी है जो भाभी का दिल लगाती है। और फिर रूपा को उन्होंने आवाज लगाई, रूपा देख कौन आया है। कौन है माँ? कहते हुए रूपा बाहर निकली और भाई को देख करके खुशी से उछल पड़ी। भैया, आप कब आए? कितने दिन हो गए आपसे मिले। बहन की तो याद भी नहीं आती। नहीं रे पगली, ऐसा भला हो सकता है? बस थोड़ा व्यस्त था इन दिनों, इसलिए नहीं आ सका मिलने। रूपा मुस्कुराई। हाँ, मैं खूब
समझती हूँ, अब भला बहन की याद क्यों आएगी? अब आपको भाभी को याद करने से फुर्सत कहाँ है? रूपा ने हंसते हुए भाई को छेड़ा तो राजीव के चेहरे की रंगत बदल गई, जिसे उन्होंने झूठी मुस्कान में छुपा लिया। फिर दोनों भाई बहन घर के भीतर आए। आंगन में पड़े खाट को अम्मा ने झट से बिछाया और मालती को आवाज लगाई कि बहुरिया, राजीव आया है, रसोई में कुछ है तो खाने के लिए निकाल दे। सुनकर के मालती हैरान थी। उसका ता बुरा हाल था, ना उगलते बन रहा था ना निगलते। अब अगर बनाव सिंगार उतार देती है तो रूपा और माँ जी क्या सोचेंगी, और अगर नहीं उतारती है तो राजीव क्या सोचेंगे, कि चिंता जी को जला रही थी। करे तो क्या करे, उसका दिमाग शून्य हो रहा था। वह बस अपने कमरे में छिपी रहना चाहती थी और राजीव का सामना कतई नहीं करना चाहती थी। पर उस नादान को इतना भी नहीं पता था कि राजीव ने उसे पहले ही देख लिया था और उन्हें जो सोचना था सोच भी लिया था। उसे यहाँ मालूम था कि राजीव के दिल पर धारदार आरियां चल रही थी, जो उनके अंतरात्मा तक को लहूलुहान कर रही थी। सरोजनी देवी के दोबारा बुलाने पर मालती पल्लू डाल करके और थोड़ा घूंघट काढ़ करके राजीव से नजरें बचाते हुए रसोई की तरफ बढ़ गई। खाना निकालते हुए मालती ने यूं ही एक नजर राजीव को देखा। राजीव सर झुकाए ख्यालों में खोए थे। राजीव का उतरा चेहरा देख करके मालती क्षण भर के लिए द्रवित हो गई। उसे राजीव पर पहली बार तरस आया था। वह खाना उनके पास ही जमीन पर रख करके पीढ़ा लगा दी और लोटे में पानी रख करके अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। रूपा और अम्मा बाहर डेवढ़ी में पड़ोस की चाची से बातें करने में लगी थी। जाते हुए मालती को देख करके राजीव का ध्यान टूटा। खाने को जी नहीं हुआ। यूं बेमन से मालती खाना परोस गई थी, कुछ कहा भी नहीं। ऐसे भी क्या दुश्मनी, सोच करके मन अत्यंत दुखी हो गया। पर वह कोई बखेड़ा नहीं चाहते थे, इसलिए चुपचाप खाना खाने बैठ गए। खाना बहुत स्वादिष्ट था, जोरों की भूख भी लगी थी, इसलिए झटपट सब खा लिया। घर में कोई था नहीं तो औपचारिकता बस मालती को कुछ और चाहिए पूछने के लिए आना ही पड़ा। परंतु तब तक राजीव हाथ धो करके उठ चुके थे। मालती उल्टे पांव वापस अपने कमरे में जाने लगी तो राजीव ने आवाज दे करके रोक लिया। कैसी हो मालती? पूछा तो उसने भी सादा सपाट लहजे में कहा, ठीक हूँ। खाना बहुत बढ़िया था, आज बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया, नहीं तो स्वयं बना करके खाने में वह आनंद कहाँ। मालती गूंगी बनी खड़ी रही। फिर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा कि मालती, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, हो सके तो रख लेना। कहते हुए उन्होंने अपने जेब में से एक सोने का चेन निकाल करके मालती की तरफ बढ़ा दिया। मालती बेमन से लेते हुए बोली, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास तो पहले से ही ढेरों चैन पड़े हैं। मैं जानता हूं, पर मेरा दोस्त सुनार की दुकान पर मुझे भी साथ ले गया था। अपनी पत्नी के लिए नेकलेस लेना था उसे। मुझे भी यह चेन पसंद आया तो तुम्हारे लिए ले लिया। रूपा के आ जाने से घर में जान आ गई थी। वैसे मालती में बचपना तो अब नाम मात्र का भी नहीं बचा था, पर रूपा वैसे ही नटखट हो रही थी। वास्तव में उल्टा हो रहा था। अब मालती गंभीर थी और रूपा शरीर चंचल हो रही थी। चांदनी रात में घर के सभी सदस्य आंगन में बिछे खाट पर बैठ करके गप्पे लड़ा रहे थे। रूपा की माँ पूछ रही थी कि बिटिया, दामाद जी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? कितने दिन से आस लगाए बैठी थी। और रूपा उमानाथ के ना आने का कारण समझा रही थी। मालती रसोई में खाना बनाने के बहाने से बैठी थी। रूपा सबसे बात करने में मगन थी, पर राजीव का ध्यान रसोई में ही अटका था। उन्हें चिंता हो रही थी कि इतनी गर्मी में सुकोमल मालती रसोई में बैठे खाना पका रही है। उसे तो इतना काम करने की आदत भी नहीं है, पर बोले तो कैसे? उन्हें तो इतना भी यकीन नहीं था कि उनके कहने से मालती रसोई से बाहर आ जाएगी, नहीं तो कब का जा करके मना लाते। जब बहुत देर बाद भी मालती बाहर नहीं आई तो उन्होंने रूपा को कहा कि रूपा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, जरा रसोई से एक गिलास पानी तो ले आ। रूपा तुरंत उठी भाई को पानी देने के लिए। रसोई में गिलास लाने गई तो देखा मालती चूल्हे के पास बैठी ऊँघ रही थी। तेरा खाना तो कब का बन गया, तो तुम अकेली बैठी क्या कर रही हो? तुम बाहर क्यों नहीं आई? रूपा ने टोका तो मालती खामोश हो रही थी। उसे कुछ उत्तर ना देते बना। अच्छा मैं समझी, तुम
बाहर आना नहीं चाहती क्योंकि बाहर भैया बैठे हैं। मालती ने कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या मैं यही समझूं कि तू आज भी भैया को पसंद नहीं करती है? रूपा ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, मालती ने दो टूक जवाब दिया। तो कैसा है? मालती, मुझसे साफ साफ कहो, तुम्हारे और भैया के बीच में क्या चल रहा है? जब से भैया आए हैं मैंने तुम दोनों को बात करते नहीं देखा। मालती, तुम अपने अतीत को भूल क्यों नहीं जाती? भैया तुम्हारा आज है, तुम्हारा भविष्य है, उनके साथ यह अन्याय तो ना करो। रूपा मिमिया रही थी। रूपा, अन्याय मैं नहीं, तुमने किया है अपने भाई के साथ। सब कुछ जानते हुए भी जबरदस्ती हमें इस रिश्ते में बांध दिया, फिर मुझे क्यों दोष देती हो? मैं तो अपने हाल पर खुश थी, और वैसे भी मैंने कोई वादा नहीं किया था किसी को खुश रखने का। तो मुझसे ये उम्मीद क्यों रखती हो? मुझे किसी से बात करने का कोई शौक नहीं है, मालती ने झुंझला करके कहा। तो राजीव के कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा किसी ने डाल दिया हो, ऐसी भयानक पीड़ा हुई जो कब से कान लगाए दोनों की बातें सुन रहे थे। वो निराशा से कराह उठे और यह कहते हुए कि माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। खाट से उठ गए, पर जाऊं कहाँ? यह भी विचार मन को विचलित कर रहा था। मालती के कमरे में जाने का मन नहीं हो रहा था, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। पर माँ और रूपा की गिद्ध दृष्टि से बचना भी मुश्किल था। उनके हजार सवालों से उलझना पड़ता और उनके पास कोई जवाब नहीं होता। इससे चुप मार करके अपने कमरे यानी मालती के कमरे में चले गए। जो हुआ उसे भूल जाना मालती, हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं हैं, हमने तुम्हारा हमेशा भला चाहा है। तुम नहीं जानती तुम्हारा घर बस जाने से माँ जी को कितना सुख मिला है। अब उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई है, बस अब वो जल्दी से नाती पोते का मुंह देखना चाहती हैं। कह करके रूपा ने उसे छेड़ा तो वह और तप गई। फिर रूपा उसे जबरदस्ती खींच करके आंगन में ले आई। मालती को राजीव के सामने आने का बिल्कुल मन नहीं था, पर वहां राजीव को ना पा करके उसे सुकून मिला। फिर सब चांदनी रात में बैठ करके बातें करते रहे। अब मालती थोड़ा सहज हो रही थी, सो माँ, बाबूजी, भैया, भाभी सबका हाल चाल लेने लगी। बहुत रात बीतने पर सब लोग अपने अपने कमरे में जाने लगे तो मालती को भी मजबूरी में उठना पड़ा। अंदर जा करके देखा तो राजीव गहरी नींद में सो रहे थे। उसने राहत की सांस ली। वह बत्ती बिना बुझाए बेड के आखिरी छोर पकड़ करके सो गई। मालती के सोते ही थोड़ी देर बाद राजीव ने आंखें खोल ली। उसके गजरे की खुशबू उनके नस नस को महका रहा था। दिए की मध्यम रोशनी में उन्होंने मालती को गौर से देखा। लाल साड़ी में वह नई नवेली दुल्हन लग रही थी। राजीव का जी चाह रहा था कि उसे अपनी बाहों में भींच ले, उसके चेहरे पर बिखरे गेसुओं को आहिस्ता से संवारे, उसके माथे पर अपने प्यार की निशानी दे, उसके चांद से चेहरे को अपने सीने में छुपा ले। पर ये अनकही ख्वाहिशें कभी पूरी होने वाली थी? मालती को स्पर्श करना उनकी किस्मत में नहीं था। आह, ये कैसा ब्याह था जिसमें शादी तो थी पर शादी का सुख नहीं था। पति पत्नी जैसा कुछ भी तो ना था। अपनी प्राणेश्वरी को छूना तो दूर, देखने तक की इजाजत नहीं थी। अगर होती तो यूं रात के अंधेरे में छुप के देखना ना पड़ता। वैसे तो राजीव का पूरा भरोसा था कि मालती के इजाजत के बगैर उसके लिए उनका मन कभी मैला ना होगा। उसके दिल में सिर्फ प्यार और आदर ही रहेगा। वो उसके पूर्ण समर्पण के बगैर कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं लांघेंगे। परंतु आज मालती का यह रूप और यौवन देख करके उनकी सांसें पिघल रही थी। अपने सुलगते सांसों को संभालना मुश्किल हो रहा था। नींद भी आंखों से कोसों दूर थी। वह तो गनीमत थी कि मालती दिन भर के थकान के कारण बिस्तर पर आते ही नींद के आगोश में जा चुकी थी। रात देर तक जागते रहने के कारण राजीव की सुबह देर से आंख खुली। कमरे से बाहर निकल करके आए तो देखा कि माँ और रूपा कहीं जाने की तैयारी में जुटे थे। राजीव ने पूछा कि माँ, आप लोग कहीं जा रहे हैं? तो माँ ने कहा कि हाँ राजू, रूपा इतने दिनों बाद ससुराल से आई है तो सोचा कि माता रानी के दर्शन करा आऊं। हमें आने में थोड़ी देर लग जाएगी तो तुम बहुरिया का ख्याल रखना, उसे अकेला मत छोड़ना। गुड्डी भी हमारे साथ ही जा रही है। देख राजू, बहुरिया का ख्याल रखना, दोस्तों से मिलने मत चले जाना। हाँ माँ, मैं ख्याल रखूंगा, बस आप जल्दी लौट आना, मुझे आज ही वापस जाना है, कल से स्कूल है। भैया, पर अभी तो हमारी ठीक से बात भी नहीं हुई और तुम जा भी रहे हो, इतनी जल्दी भी क्या है? 2 दिन बाद उमानाथ आने वाले हैं, मैं उन्हें
क्या जवाब दूंगी। रूपा चिंतित हो करके बोली तो राजीव हंस पड़े। पगली तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। स्कूल में छुट्टी की अर्जी दे करके आया हूँ, तो फिलहाल तो जल्दी ही जाना पड़ेगा, पर प्रॉमिस करता हूँ उमानाथ के आने तक लौट आऊंगा। मालती के चेहरे पर कोई खुशी के भाव ना देख करके रूपा को अपने भाई की बड़ी चिंता हुई। वह समझ नहीं पा रही थी कि मालती और अपने भाई के बीच की दूरियों को कैसे मिटाए। ऐसा क्या करे कि भाई और भाभी एक दूजे के नजदीक आ जाएं। उसने मन ही मन माता रानी को गुहार लगाई कि हे माँ, कोई तो चमत्कार कर दो, और शायद माता रानी ने उनकी पुकार सुन ली। खैर फिलहाल तो उसे मंदिर जाना था। मालती को अच्छा नहीं लग रहा था यह सोच करके कि घर पर वो और सिर्फ राजीव रहेंगे। राजीव उसके चेहरे के भाव देख करके समझ गए कि मालती नाखुश हो रही है उनके साथ रहने के नाम से, इसलिए वो चाय पी करके चुपचाप घर से निकल गए अपने दोस्तों से मिलने। रास्ते में ही उनका खास दोस्त किशन मिल गया। राजीव को देख करके खुशी से उछल पड़ा, क्या दोस्त, तुम तो शादी के बाद कैसे गायब ही हो गए? भाभी के अलावा अब कोई याद भी है या नहीं? किशन ने हंसते हुए कहा तो राजीव मायूस हो गए। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? तुम तो गांव आना ही छोड़ दिए, जबकि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है। कोई प्रॉब्लम है क्या दोस्त? तो बताओ। नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, बस नई नई नौकरी है इसलिए काम ज्यादा है। राजीव ने टाला। क्यों झूठ बोलते हो? मेरी बहन रानी कह रही थी भाभी तो किसी से ज्यादा बोलती ही नहीं, तुमने भी तो कभी नहीं मिलाया भाभी से। हाँ ठीक है, किसी दिन मिला दूंगा। राजीव ने बात टालना चाहा। अरे किसी दिन क्यों, आज क्यों नहीं? चलना आज ही मिलते हैं। जिनके लिए तू बैजू बावरा हो करके घूमता था वह कैसी है, जरा मुझे भी तो दिखाओ। किशन तो पीछे ही पड़ गया राजीव के। उन्हें कोई बहाना नहीं सूझ रहा था, पर मन के भीतर घबराहट हो रही थी। मालती से मिलाने ले जाऊं पर कैसे? जिससे मैं ठीक से मिल ना पाया हूं उससे भला दोस्त को कैसे मिलाऊं? पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, कहीं अपमान ही ना कर दे तो दोस्त के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि चाय पानी के लिए भी ना पूछे तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इसे। राजीव कहाँ खो गए यार? किशन ने टोका तो राजीव को ध्यान आया। नहीं यार, कहीं नहीं। तो फिर चलना, भाभी से मिल करके आते हैं, किशन ने खुश होते हुए कहा। यार तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। ठीक है चलो। मालती अभी पूजा करके उठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मन में थोड़ा झल्लाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। अभी तो गए थे, इतनी जल्दी क्या थी आने की? दरवाजा फिर से बजाने पर उसने दरवाजा खोला तो सामने राजीव को खड़ा देख करके लौटने लगी। राजीव लपक करके अंदर आए और जल्दी से कहा कि मालती, मेरा दोस्त आया है, तुमसे मिलना चाहता है। आपसे इतनी गुजारिश है कि उसे नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे बीच कैसा रिश्ता है। किशन को कुछ नहीं पता है, इसलिए प्लीज थोड़ा संभाल लेना। मालती कुछ समझी, कुछ बिना समझे ही हामी भर दी। राजीव खुश हो करके बाहर चले गए और बस कुछ ही देर में दोनों दोस्त घर के अंदर थे। मालती ने खाट बिछा करके एक चादर डाल दी और धीरे से कहा कि बैठिए, मैं कुछ नाश्ता लेकर के आती हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत है, कहते हुए किशन खाट पर बैठ गया। फिर दोनों दोस्त आपस में नए पुराने किस्सों को याद करने लगे। मालती कुछ ही देर में 2-4 पेड़े और नमकीन डाल करके एक प्लेट में ले आई। प्लेट रख करके जाने लगी तो किशन ने कहा, भाभी आप कहाँ जा रहे? आप ही से तो मिलने आया हूँ, और सिर्फ एक नमकीन से काम नहीं चलेगा। आज तो आपके हाथ का खाना खा करके जाऊंगा। तो मालती को जाते जाते रुकना पड़ा। राजीव आपकी तारीफ के पुल बांधता रहता था, जब देखो आपके ही गुणगान में लगा रहता था। इसे तो बस हर तरफ आप ही आप दिखती हैं, हम लोगों को तो भूल ही गया है। कहता है आप खाना बहुत ही अच्छा बनाती हैं, इसलिए मुझसे रहा ना गया। आज आपके हाथ से खाना खाने हाजिर हो गया। किशन झूठ मूठ का क्या क्या फेंक रहा था, जिसे सुन करके मालती के चेहरे का रंग फीका हो रहा था। वही राजीव की जान हलक में आकर के अटक रही थी। वह मन ही मन किशन को मना कर रहे थे, अब चुप हो जा किशन, नहीं तो मेरी सामत आ जाएगी। पर किशन तो अपनी धुन में था, जो मन में आया बक दिया।
दिया। कुछ देर तक दोनों दोस्तों में बातें होते रही। मालती बीच बीच में आ करके कभी खाना तो कभी पानी दे करके जा रही थी और मन ही मन भन्ना रही थी। क्या जरूरत थी दोस्तों के सामने मेरी इतनी तारीफ करने की? क्या समझते हैं ऐसा करने से मेरा फैसला बदल जाएगा? मैं इन्हें अपने दिल के करीब आने दूंगी? हरगिज नहीं, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। हम ना कभी एक थे और ना होंगे। राजीव को वापस घर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मालती से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मालती क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? किशन को भी क्या जरूरत थी इतना सब कुछ कहने की? राजीव इन्हीं दुविधा में डूबे हुए घर की तरफ बढ़ चले थे। उन्हें वापस शहर भी तो जाना था। घर आकर के देखा तो रूपा और माँ वापस आ चुकी थी। राजीव की जान में जान आई। अब मालती से सामना ना होगा, मैं बच गया। पर माँ की नजरें पड़ते ही डांट पड़ गई। माँ गुस्से में उबल रही थी। कहा था दिन भर तुम्हारे भरोसे बहू को छोड़ करके गई थी, पर तुम इतना लापरवाह कैसे हो गए बबुआ? चापाकल के पास फिसल करके गिर गई। बहुत दर्द है, डर है कहीं पैर ना टूट गया हो। राजीव एकदम हड़बड़ा गए। ऐसा कैसे हो गया और कब? अभी अभी तो गया था और अभी ही वापस आया हूँ, तो फिर कब हो गया? मन ही मन बड़बड़ा रहे थे। तभी माँ ने तेज स्वर में कहा, अब देखता ही रहेगा कि डॉक्टर को बुला करके लाएगा। हाँ, मैं अभी जाता हूँ और डॉक्टर साहब को लेकर के आता हूँ। रूपा कहाँ है? बोलिए, ख्याल रखे। हाँ, आ रही है, रसोई में पानी गर्म कर रही है, थोड़ा सेंक लगा देगी तो माँ ने कहा। तो राजीव दौड़ पड़े डॉक्टर को बुलाने। मालती दर्द से कराह रही थी। रूपा पानी लेकर के हाजिर थी, पर मालती दर्द से अपना पैर खींच रही थी। उसे नहीं सेंकवाना था, पर रूपा उसे डांट करके उसका पैर अपनी ओर खींचा तो मालती तेज दर्द से करा उठी। पर रूपा ने जबरदस्ती उसके पैर की सेकाई की। तब तक डॉक्टर साहब को लेकर के राजीव पहुंच चुके थे। आते ही डॉक्टर साहब ने चेकअप किया। पैरों का सूजन और दर्द देख करके फौरन कह दिया कि पैर में फ्रैक्चर आया है, प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। सुन करके सबके होश उड़ गए। घर गुड्डी के भरोसे छोड़ करके सब अस्पताल के लिए निकल पड़े। मालती की आंखों से दुख और क्षोभ के आंसू बह रहे थे। राजीव बार बार सोच के हैरान थे कि ऐसा क्या हुआ होगा कि मालती फिसल गई। अब तो सिर्फ मालती ही जानती थी, क्योंकि उस समय घर में सिर्फ वही अकेली थी। डॉक्टर ने मालती के दाहिने पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया था और 2.5 महीने तक आराम करने का निर्देश दिया था। 21 दिन में चेकअप करने के लिए बुलाया था। सब लोग मालती को लेकर के घर आ गए थे। मालती का तो रो रो करके बुरा हाल था कि अब क्या होगा। अब क्या वह सास ननद से सेवा करवाएगी? हे ईश्वर, अब क्या यही बाकी रह गया था करवाने को? वह अपने कमरे में लेटे लेटे सिसकियां ले रही थी। राजीव को शहर जाना जरूरी था, पर जा नहीं पा रहे थे। अपनी पत्नी को इस हाल में छोड़ करके वह कैसे जा सकते थे? फिर उन्होंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखा और किशन के घर की ओर दौड़ पड़े। किशन किशन आवाज देने लगे। आवाज सुन करके उसकी माँ बाहर आई। चाची, किशन है क्या? क्या जरूरी काम था? हाँ बाबू, अभी बाजार के लिए निकलना हुआ। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर वह तेजी से बाजार जाने वाले रास्ते की तरफ दौड़ पड़े। किशन ज्यादा दूर नहीं गया था। राजीव की आवाज लगाने पर रुक गया और राजीव से आने का कारण पूछने लगा। राजीव ने सारी राम कहानी सुनाई और कहा कि दोस्त, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है। यह सब तुम्हारे ही फैलाए हुए रायते हैं, तो इसे समेटने में भी मेरी मदद करो। किशन को बहुत दुख हुआ जान कर कि भाभी का पैर टूट गया। ठीक है दोस्त, बोलो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अभी के अभी शहर जाओ और मेरा निवेदन पत्र स्कूल में जमा कराओ। किशन मरता क्या न करता, तैयार हो गया जाने के लिए और इस तरह राजीव का काम आसान हो गया। मालती की भले टांगे टूटी थी, उसका एटीट्यूड नहीं टूटा था, बल्कि और बढ़ गया था। वह पहले ही राजीव को देखना नहीं चाहती थी, अब तो और नहीं देखना चाह रही थी। उसे लगता था कि उसके पैर टूटने की वजह राजीव ही है, पर राजीव सच्चे जीवन साथी की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तत्पर थे। रूपा रसोई का काम संभाल रही थी और राजीव मालती की सेवा का। पर मालती सेवा करने का अवसर दे तब ना। वह राजीव को कुछ करने ही नहीं देना चाहती थी। उनकी नजदीकियों से उसे चिढ़ होती थी। हर काम के लिए रूपा को ही आवाज लगाती रहती। राजीव कुछ करना चाहे तो साफ मना कर देते थे। राजीव को क्षण भर के लिए बुरा तो लगता, पर मालती का बचपना समझ नजरअंदाज कर देते और वो चाहे नाश्ता खाना हो
दवा दारू बाल झाड़ना या फिर दांत साफ करना हो, बस रूपा 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 करती रहती थी। अब तो रूपा को भी गुस्सा आने लगा था। एक दिन रूपा तैस में आ गई और जो मन में आया सब कुछ उगल दिया। देख मालती, तुम्हारा नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तू क्या चाहती है कि भैया रसोई संभाले और मैं तुम्हारी देखभाल करूं? तुम्हें अच्छा लगेगा कि भैया रसोई संभाले? मालती हूँ हाँ कुछ नहीं बोली तो रूपा और भड़क गई। मैं भी अकेले इतना कुछ नहीं संभाल सकती। पिताजी यहाँ होते तो माँ गौशाला के कामों से फुर्सत मिल गई होती, पर उन्हें यहाँ आना अभी संभव नहीं है। मालती क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हें मजा आता है दूसरों को तकलीफ देने में? भैया अपना काम धंधा छोड़ करके बैठे हैं तुम्हारे लिए और तुम हो कि भाव खा रही हो। रूपा दांत पीसते हुए बोली तो मालती घबरा करके रोने लगी। रूपा ने मन ही मन खींचते हुए कहा, अब इसे क्या हुआ? क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही है? बात और ना बिगड़ जाए इसलिए मनाना ही उचित समझा। उसे मनाने के लिए बहुत मिन्नतें करनी पड़ी, तब जाकर के मालती चुप हुई और थोड़ी नरम भी। अब रोज ब्रश कराना, नाश्ता कराना, कभी कभी बाल गूंथना, चाय ला करके पिलाना, रात में हल्दी वाला दूध देना, तीनों टाइम दवाई खिलाना, यह सब राजीव का काम था। इसके अलावा नहाने धोने का, तैयार करने का काम रूपा के हिस्से का था। मारे गर्मी और प्यास के सुबह 4 बजे ही मालती की आंख खुल गई। आंखों मल के देखा तो अंधेरे की धुंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्यास से मरी जा रही थी, पर पास पड़े राजीव के मुंह लगना नहीं चाहती थी, तो खुद को खींचते हुए किस तरह उठ बैठी और थोड़ी दूर रखे मेज तक पहुंचने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगी। मेज तक हाथ नहीं पहुंच रहा था तो खुद को थोड़ा और आगे खींचा। जोरदार गिरने ही वाली थी कि 2 मजबूत हाथों ने पीछे से पकड़ करके अपनी ओर खींचा। मालती की जान हलक में अटक गई और राजीव की धड़कनें धड़ धड़ कर बजने लगी। मालती, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो ना? उन्होंने बेचैन हो करके पूछा तो मालती ने हाँ में सिर हिलाया। मालती का सर राजीव के सीने पर टिका हुआ था। राजीव उसे कस करके अभी भी अपने बाहों में पकड़े हुए थे। राजीव का दिल धक धक कर रहा था। अभी अगर मालती गिर जाती तो मैं घर वालों को क्या जवाब देता? मालती का मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं। तुम्हें मुझसे मदद मांगने में बुरा फील होता है ना? तुम मुझसे भी तो कह सकते थे। नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अच्छा, और अभी जो परेशानी होती उसका क्या? मालती, मैं तुम्हारा दुश्मन तो नहीं हूँ। क्या मुझसे गैरों सा व्यवहार करती हो? मैं कोई पराया तो नहीं हूँ। तुम मानो या ना मानो, मैं हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हूँ। मैं नहीं मानता, मेरा आपसे क्या वास्ता? वह तो रूपा है जिसने हमें जबरदस्ती कह करके मालती चुप हो गई। राजीव के नस नस में जैसे हजारों सुइयां किसी ने चुभो दी हो। चुप क्यों हो गई मालती? पूरी बात कह ही दो। राजीव की आवाज में मायूसी थी और उसने कुछ भी ना कहा। उस निष्ठुर को अपने बावरे पति पर तनिक भी दया नहीं आई। उसके घाव को मरहम लगाने के लिए कोई मीठे बोल ना बोली, बस मुंह फेर करके बैठी रही। रात वाली घटना का जिक्र राजीव ने किसी से ना किया तो मालती को राहत मिली। नहीं तो डर रही थी कहीं रूपा के गुस्से का शिकार ना होना पड़े। वह बस सुबह से रसोई में व्यस्त थी, क्योंकि आज उमानाथ आने वाले थे। मालती को सुबह का नाश्ता करवा करके राजीव को बोली कि भैया मालती को दवा खिला दो। राजीव ने सारी दवाइयां निकाल करके उसकी हथेली पर रख दिए और पानी का ग्लास चुपचाप उसकी तरफ बढ़ा दिया। बोले ना बोले मेरी बला से। मालती ने मन ही मन कहा और दवाई लेकर के मुंह में रख लिया। राजीव चले गए तो थोड़ी देर बाद रूपा आकर के बोली, मालती आज तुम्हारे भैया आने वाले हैं, इसलिए जरा चेहरे पर मुस्कुराहट रखना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा भाई तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है। भाई के आने को सुन करके मालती एकदम से खुश हो गई। उसने वही चंचलता से कहा जैसा वह पहले हुआ करती थी, रूपा मुझे भी बरामदे में ले चलो ना, मेरा यहाँ दम घुटता है। मुझे माफ कर दो रूपा, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ आ करके भी आराम नहीं है, उल्टे मेरी सेवा करनी पड़ रही है। मैं बहुत लज्जित हूँ। अचानक वह अत्यंत उदास हो करके बोली, कोई बात नहीं बहन, होनी पर किसका जोर चलता है, जो
होना है वह तो होकर के ही रहता है। ईश्वर का आभार मानो कि ऐसे समय में मैं और राजीव भैया यहाँ मौजूद थे, नहीं तो अकेले तुम्हारा क्या होता। माँ घर संभालती या तुम्हें? गुड्डी भी अभी छोटी है, भला वह कर ही क्या सकती है। वैसे मालती भैया को तुमने कुछ कहा है क्या? बहुत उदास घूम रहे हैं। नहीं तो, उसने घबरा करके कहा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। कुछ कहना भी नहीं। तुम नहीं जानती मेरी सखी, जो चीज हमें बिना मांगे मिल जाती है अक्सर हम उसकी कद्र नहीं करते हैं, उसका मोल समझ ही नहीं पाते हैं। हाँ, उसकी अहमियत तब समझ में आती है जब वह चीज खो जाती है। राजू भैया बहुत भले इंसान हैं, वह सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाह सकते, तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ कि अनजाने में ही सही, पर उन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, पर इससे उनकी अच्छाई कम नहीं हो जाती। दिल से ना सही कभी दिखावे के लिए ही उनसे दो मीठे बोल बोल दो, उनके दिल को अच्छा लगेगा। रूपा के इतने सिखाने पर भी मालती पर कुछ असर नहीं हुआ। वह बस खामोश नजरों से रूपा को देखती रही। रूपा थोड़ी देर बाद बाहर चली गई। उसे भी पता था कि दीवार पे सर पटकने से नुकसान अपना ही था। राजीव को आवाज दे करके कहने लगी, भैया मालती को बाहर पड़े लकड़े के खाट पर बैठाने में आ करके मेरी मदद कर दीजिए ना। राजीव गायों को चारा दे रहे थे, उसे बीच में ही छोड़ करके अंदर आ गए। क्या हुआ रूपा? मालती फिर से गिरी तो नहीं? राजीव ने घबरा करके पूछा। आपकी मालती को कुछ नहीं हुआ है, बस उसे कमरे में जी घबराता है, इसलिए बरामदे में आना चाहती है। अब चलिए उसे लाने में मेरी मदद कीजिए। रूपा ने राजीव को छेड़ा तो राजीव ने राहत की गहरी सांस ली। फिर दोनों ने मिल करके मालती को बाहर लकड़ी के खाट पर तकिया के सहारे लिटा दिया। अब उसे अच्छा महसूस हो रहा था। दोपहर होते होते उमानाथ का आगमन हो चुका था। भाई को देख करके मालती का चेहरा खिल उठा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। क्या हो गया गुड़िया, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? ठीक से चल नहीं सकती थी? कह करके उन्होंने मालती को गले से लगा लिया। मालती का भी अपने भाई का प्यार पा करके उसके मन के भीतर का सारा दर्द और गुस्सा गर्म आंसुओं के रूप में बह निकला। उमानाथ बिहाल हो उठे, मेरी गुड़िया तू इतनी उदास क्यों है? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? ये रूपा तुम्हें परेशान तो नहीं करती? या राजीव नयन से कोई शिकायत है तो मुझे बताओ, मैं उसकी अभी खबर लेता हूँ। ये लोग तुम्हारा ध्यान अच्छे से रख रहे हैं ना? किसी प्रकार का तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रूपा तो मेरा बहुत ख्याल रखती है और बाकी सब भी रखते ही हैं। मालती ने थोड़ा हिचकते हुए कहा। बस बस, अब बस भी करिए, आते ही क्या सबकी क्लास लेने लग गए। मालती बिल्कुल अच्छी है, राजीव भैया इतना ख्याल जो रखते हैं इसका। हाँ, ये अलग बात है, किसी को उनकी कदर नहीं। रूपा ने मुंह बनाते हुए कहा। भाई के आ जाने से मालती के मन में एक नई ऊर्जा आ गई थी। ऐसा लग रहा था पहले वाले दिन वापस आ गए हैं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल रही थी, जिसे देख करके राजीव को बड़ा सुकून मिल रहा था। उमानाथ पूरे घर के लिए तोहफे ले करके आए थे। रूपा, ये रखो तुम्हारे लिए, माँ ने कुछ कपड़े भिजवाए हैं। और मेरे लिए? मालती ने मचलते हुए कहा तो रूपा और उमा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल फैल गई। आज इतने दिनों बाद अपनी सहेली को यूं मचलते देख करके उसे बचपन के वो दिन याद आ गए जब मालती कचौरियां और समोसे के लिए उमानाथ के पीछे पड़ी रहती। रक्षाबंधन के 1 महीने पहले से ही क्या क्या उपहार मिलेगा इसकी गिनती में लगी रहती। वक्त के साथ वो मालती और उसकी हंसी कहीं खो गई, पर आज मालती के फिर से वैसा ही बचपना देख करके दोनों को अच्छा लग रहा था। फिर उमानाथ ने अपनी प्यारी बहना के लिए उपहारों की झड़ी लगा दी। साड़ियां, गहने, पायल, बिछुआ, खोया की बर्फी, पेड़े और अन्य मिठाइयों की लाइन लगी थी। क्षण भर के लिए मालती बच्चों के जैसे चहक उठी, पर दूसरे ही पल उसकी नजर राजीव के लिए रखे उपहारों पर पड़ी। जरीदार रेशमी कुर्ता और चूड़ीदार पजामा देख करके उसका मन एकदम से कड़वा हो गया। जैसे याद आ गया उसे कि वो कहाँ है और किनके साथ है। क्षण भर में सारी खुशी गायब हो गई और चेहरे पर फिर वही उदासी की चादर बिछ गई। उसने उदास मन से कहा, भैया क्या जरूरत थी इतना सब कुछ लाने के लिए? जरूरत कैसे नहीं थी बहन? बहन से मिलने क्या खाली हाथ आते हैं? माँ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, कहीं
गई हैं क्या? नहीं, कहीं नहीं गई हैं, यहीं कहीं होंगी, शायद गोबर के उपले बना रही होंगी बाहर। मालती के मुंह से ऐसे बातें सुन करके रूपा एकदम से सकपका गई। उसके पास जा करके आहिस्ता से बोली, मालती ये क्या तरीका है? माँ के लिए ऐसा बोलना जरूरी तो नहीं था। अपनी गरीबी दिखा करके क्यों शर्मिंदा करनी चाहती हो हमें? माना हमारे घर वाले उतनी हैसियत नहीं रखते हैं तुम्हें ऐसो आराम की जिंदगी दे सकें, पर तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं होने देते। तुम्हें बैठे बैठे बोरियत ना हो इसके लिए राजीव भैया क्या नहीं करते हैं, अपने स्वभाव के विपरीत तुम्हारे लिए रेडियो खरीद करके लाए ताकि तुम गाना सुन सको। तुम्हारे लिए पत्रिकाएं खरीद करके लाते हैं जिसे पढ़ करके तुम अपना मन बहला सको। मैं जानती हूँ मालती, तुम उन्हें पसंद नहीं करती हो, उनकी संगत तुम्हें कतई पसंद नहीं है। उन्हें देख करके तुम्हारे दिमाग की नसें फटती हैं, पर याद रखना मालती, तुम्हें मेरे भाई की कद्र होगी, जरूर होगी, और तुम पछताओगी, याद रखना। रूपा गुस्से से बिफर उठी। ऐसा तो नहीं है रूपा, तुम गलत समझ रही हो। घर वालों से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो उन्हें अपनी माँ से बढ़ करके समझती हूँ। चाहो तो माँ जी से पूछ लो, मैंने तो वही कहा जो सच है। भैया तो अपने हैं ना, उनसे कैसा पर्दा? सच कहती हो रूपा, मेरे मन में अम्मा के प्रति कोई मैल नहीं है। मालती मिमिया रही थी, पर रूपा का गुस्सा कम ना हुआ। दूर खड़े राजीव मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश में लगे थे कि आखिर हुआ क्या है। उमानाथ के आने से घर में खूब चहल पहल थी, क्योंकि उमानाथ का ससुराल आना रोज रोज होता नहीं था, इसलिए आव भगत में कोई कमी नहीं रखी थी राजीव ने। रूपा बेचारी रसोई में लगी रहती थी माँ के साथ, क्योंकि उनसे अकेले रसोई संभालना मुश्किल था। अब पत्नी रसोई में होती तो उमानाथ भला क्यों पीछे रहते? वो भी रूपा का हाथ बटाने के बहाने रसोई में जमे रहते, रूपा के आगे पीछे घूमते रहते। कभी कभी राजीव की नजर पड़ जाती दोनों पर, जब दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते रहते। राजीव के सीने में भी एक हुक उठती, सोचते काश मेरे हिस्से में भी ये दिन आते, काश कभी मेरे लिए भी मालती इतने ही प्यार से खाना बनाए, मैं खाऊं तो वो मेरे पास बैठी प्यार से पंखा झले और मैं उसे यूं ही प्यार भरी नजरों से निहारता रहूं। फिर ठंडी आह भर करके रह जाती और सोचते कितने छोटे से तो अरमान है मेरे, पर विधाता ने इतनी खुशी भी नहीं लिखी मेरे हिस्से में। भाई और भाभी के साथ कैसे एक महीना निकल गया पता भी नहीं चला। इन एक महीने में मालती को खूब आनंद आया, ऐसा लगा पहले वाली मालती वापस आ गई है। खूब हंसती खिलखिलाती लूडो अंताक्षरी खेलती। राजीव मालती को खुश देख करके दूर से ही खुश हो लिया करते, क्योंकि उनके लिए तो मालती आज भी नहीं बदली थी। राजीव को देख करके तो आज भी उसके चेहरे पर 12 बजे रहते थे, और इसलिए राजीव बहन और बहनोई को वापस जाने नहीं दे रहे थे। उमानाथ रोज कहते कि रूपा अब हमें चलना चाहिए, पर राजीव उन्हें मालती की खुशियों का वास्ता दे करके रोक लेते। आज मालती के पैर का प्लास्टर कटवाना था। सुबह जल्दी उठ करके राजीव ने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा करके तैयार होकर के टैक्सी लाने चले गए। रूपा को रात में ही बता दिया था कि कल अस्पताल जाना है, इसलिए सुबह दोनों तैयार हो करके जाने वाले थे। इसलिए रूपा खुद भी तैयार हो गई और मालती को भी तैयार करके गाड़ी का इंतजार करने लगी। तब तक उमानाथ भी सो करके उठ चुके थे। रूपा को तैयार देखा तो बोले कि रूपा रानी, हम भी चलते हैं ना तुम लोगों के साथ? भला मैं यहाँ अकेले रह करके क्या करूँगा? साथ जाने पर राजीव की मदद हो जाएगी और मेरा घूमना भी हो जाएगा। रूपा ने हाँ में सिर हिलाया तो उमानाथ फटाफट तैयार हो गए। थोड़ी देर में टैक्सी आ गई और राजीव तथा उमानाथ ने मिल करके मालती को सहारा दे करके गाड़ी में बिठाया। फिर उमानाथ अगली सीट पर आकर के बैठ गए। रूपा पिछले सीट पर मालती के बगल में जा करके बैठने लगी तो उमा ने उसे इशारे से आगे वाली सीट पर आने को कहा। रूपा भाई के सामने झिझक रही थी उमानाथ के बगल में बैठने में, पर उमानाथ के इशारों में समझाया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं तो रूपा झट से जा बैठी। राजीव ड्राइवर को समझा रहे थे कि हॉस्पिटल कैसे पहुंचना है, किधर से जाना सही रहेगा। जब वह ड्राइवर से बात करते अपनी सीट पर बैठने के लिए पलटे तो देखा रूपा फ्रंट सीट पर उमा के बगल में बैठी हुई थी।
अब बहन को तो हटा नहीं सकते थे, सो मजबूरन मालती के बगल में बैठना पड़ा। मन ही मन डर भी रहे थे कि कहीं मालती उमानाथ के सामने ही कुछ उल्टा सीधा ना सुना दे, नहीं तो भारी बेइज्जती हो जाएगी। राजीव को अपने बगल में बैठे देख करके मालती का मुंह कड़वा हो गया। उसकी आंखों में गुस्से के भाव स्पष्ट देखे जा सकते थे। राजीव अपनी सीट पर थोड़ा सिकुड़ गए। ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दी। डॉक्टर से 10 बजे का अपॉइंटमेंट था और 9 इधर ही बज चुके थे। 1-1.5 घंटे का रास्ता था। उमानाथ ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी जरा तेज भगाना। ड्राइवर ने भी गाड़ी की स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर गाड़ी तेज भगाने की वजह से लाग बचाने के बावजूद भी राजीव असंतुलित होकर के मालती से जा टकराते। राजीव को रोमांच हो आता और वहीं मालती गुस्से से दांत पीस रही थी। अब भाई के सामने कुछ कहती तो दोनों के रिश्ते का पोल खुलने का डर था, इसलिए मजबूरन गुस्से को अंदर ही अंदर पी रही थी और इसी बात का फायदा आज राजीव उठाने वाले थे। पता नहीं आज इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी। उनका मन आज शरारत करने को उतावला हो रहा था। गाड़ी के बार बार उठा पटक होने की वजह से मालती का पैर बार बार गाड़ी के सीट से टकरा रहा था, जिससे उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती थी। राजीव ने झट उसका पैर पकड़ा और सीधा करते हुए अपनी गोद में रख लिया। मालती को तो काटो तो खून नहीं, मन ही मन झल्लाई। इनकी इतनी हिम्मत, पर भाई भाभी के सामने कुछ बोल ना पा रही थी। गुर्राते हुए बस अपने पैरों को खींच रही थी। पर आज ये सुनहरा अवसर राजीव अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। अपनी प्रियतमा के चरणों को स्पर्श करके उन्हें जो सुखद अनुभूति हो रही थी, भला उसे कैसे जाने देता। इसलिए अनजान बने बैठे रहे। उसके पैरों को मजबूती से पकड़ करके मालती की तरफ देखा ही नहीं कि कैसे उसके सीने पर सांप लौट रहे थे। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 5 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।